नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। और दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। और दोस्तों, आप लोग को जैसा कि पता है कि इसके अंतर्गत आप लोग को जो भी वीडियो दिए जाते हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन शामिल रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से जिनका अभी पीछे वाला वीडियो छूटा है तो एक बार उन वीडियो को देख ले। और आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं। दोस्तों, आप लोगों के लिए रिजल्ट विद आकाश हमेशा कुछ ना कुछ नया ही करेगा। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं। और कम समय में कम से कम दोस्तों मतलब कि 40 प्लस क्वेश्चनों को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को सेम टू सेम पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि केवल वाले सारे ऑप्शन गलत होते हैं, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सबसे अच्छी विधि, उसके बाद भरना है, का प्रयोग करना है, पोर्टफोलियो कर रहा है, आवधिक परीक्षण कर रहा है, गृहदत्त कार्य कर रहा है, योगात्मक कार्य कर रहा है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों के आकलन का सबसे अच्छी विधि पोर्टफोलियो है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे का हर चीज का आकलन किया जाता है और ज्यादा जल्दी ही उसके व्यवहार की, उसने क्या सीखा है और कब मतलब कि इसके पहले कितना सीखा था, कितनी वृद्धि हुई है, कितना कमी हुई है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार किस चीज का प्रयोग करते हैं? कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग, ऑप्शन दूसरा कह रहा है बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग, तीसरा कह रहा है चांदी और सोने को घोलकर बनाया गया रंग, चौथा कह रहा है चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट। तो दोस्तों मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से जिन्हें अभी पर्यावरण का नोट्स नहीं मिला है या सभी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं मिला है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक मिलेगा। आप ज्वाइन हो जाइए और मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप एडमिन को कि सर हमें अभी नोट्स नहीं मिला है। आपको सारे नोट्स निःशुल्क प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों, मतलब कि किसी भी नोट्स के लिए आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, बिहार के गांव में कई किसान मधुमक्खी पालन करते हैं और अतिरिक्त धन अर्जित करने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? देखिए दोस्तों, ये भी पर्यावरण से क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से है। हमारी टीम आपके लिए एनसीईआरटी का एक संक्षिप्त नोट्स बनाई है, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कह रहा है जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो देखिए मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण स्थापित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रत्येक बच्चे को सुबह की शुभकामनाएं देनी चाहिए, ऑप्शन ए कह रहा है। दूसरा कह रहा है भेदभाव नहीं करना चाहिए और हर बच्चे के लिए समान लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तीसरा कह रहा है उन्हें समूह गतिविधियों के दौरान समझाती के आधार पर स्वयं समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है सकारात्मक अंत वाले कहानियां सुनाना चाहिए। अब देखिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए और हर बच्चे के लिए समान लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सबके लिए समान लक्ष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें दृष्टिबाधित भी बच्चे होंगे, दिव्यांग बच्चे भी होंगे। प्रत्येक बच्चों को सुबह की शुभकामनाएं देना, इसमें कोई मतलब की लॉजिकल बात नहीं है।
और आप लोगों को पता है, आप लोगों को बताया गया है कोई भी ऑप्शन चूज करिएगा तो जिसमें कुछ संदर्भ में कहा गया हो या लॉजिक से संबंधित हो तो सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर होगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन के उन्नयन को उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि यह सार्वभौमिक प्रतिधारणा सुनिश्चित करता है, यह शारीरिक श्रम के लिए समान विकसित करता है, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करता है, यह हाशिए के छात्रों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का पालन करता है। देखिए भेदभाव की नीति की पालन करने की वजह से ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा और हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। क्यों? क्योंकि शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है क्या? वाक्य विन्यास, रूपीम, स्वनिम, व्यवहार मूलक। तो देखिए भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो स्वनिम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है क्या अधिगम के लिए आकलन में को छोड़कर निम्नलिखित सभी को ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए किसको छोड़कर, कह रहा है कि अधिगम के लिए जब आकलन करना हो तो आप किस ऑप्शन को छोड़कर सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे? अधिगम की शैली, छात्रों की क्षमता, छात्रों की आवश्यकता, छात्रों की त्रुटि। तो देखिए जब भी आप अधिगम का आकलन करिए तो छात्रों की त्रुटि को ध्यान में मत रखिए। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छात्रों की त्रुटि सीखने की खिड़की होती है, यानी कि सीखने का संकेत होता है, यानी कि सीखने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों। हम लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। किशोर अनुभव कर सकते हैं किस चीज का? देखिए किशोरावस्था में कोई क्या अनुभव करता है? जीवन के बारे में तृप्त की भावना, अपने बारे में चिंता, बचपन में किए गए पापों के प्रति भय की भावना, आत्म साक्षरता की भावना। तो देखिए किशोर अपने बारे में चिंता क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, इसमें कम समय में अधिक क्वेश्चन को कराया जाता है और आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीटेट का एक और लिंक मिलेगा जिसमें मतलब क्वेश्चन कम रहते हैं लेकिन हर क्वेश्चन पर प्रॉपर डिफिनेशन या प्रॉपर स्पीच दिया जाता है। तो आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप लोग देखिए, आप विश्वास करिए आप लोग को निश्चय ही लाभ मिलेगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। अस्थिर बाधिर बच्चों में के होने की संभावना होती है। मतलब कह रहा है अस्थिर बाधिर बच्चों में। तो देखिए यह अंग के संबंधी विकार है, यह जिसमें हो जाता है उसमें डिस्ग्राफिया की चांसेस ज्यादा रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? डिस्ग्राफिया की चांसेस ज्यादा होती है। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। कह रहा है क्या अधिगम अक्षमता सामान्यतः किसमें पाई जाती है? आप बताइए। कह रहा है खासकर उन बच्चों में जिनके सगे संबंधी को ऐसी समस्या है, औसत से बेहतर आईक्यू वाले बच्चों में, लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक। देखिए ऐसा कोई नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में अधिगम अधिगम अक्षमता पाई जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। ये भी नहीं है कि लड़कों में पाई जाएगी लड़कियों में नहीं पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिसका आईक्यू अच्छा अच्छा रहेगा उसमें अधिगम अक्षमता होगी, लेकिन खासकर उन बच्चों में जिनके सगे संबंधी को ऐसी समस्या होती है। मतलब कि अधिगम अक्षमता कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि अनुवांशिक भी हो सकता है, या सगे संबंधी किसी को अगर होता है तो उसको भी पकड़ने की यह मतलब कि एक कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है प्रतिभाशाली छात्र होते हैं अपने निर्णय में स्वतंत्र, शिक्षकों से स्वतंत्र, स्वभाव में अंतर्मुखी, अपनी जरूरतों के बारे में अनिश्चयतात्मक। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जरूरतों के बारे में कोई निश्चय ही नहीं है। स्वभाव में अंतर्मुखी, ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिभाशाली छात्र स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी नहीं होते हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता। शिक्षकों से स्वतंत्र, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अगर उनको कोई कार्य शिक्षक देता है तो वो नहीं करेंगे, शिक्षक से हमेशा आजादी करेंगे। अपने निर्णय में स्वतंत्र, यह दोस्तों बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होता है वो निर्णय लेने से
पीछे नहीं हटता है और अपना निर्णय ले लेता है। यानी कि प्रतिभाशाली स्टूडेंट अपने निर्णय में क्या होता है, तो प्रतिभाशाली स्टूडेंट अपने निर्णय में स्वतंत्र होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ आगे बात करते हैं। कह रहा है बहुभाषिकता एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित समान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग पर ही पुरस्कृत करना चाहिए। देखिए केवल मानक भाषा का प्रयोग, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि केवल नहीं हो सकता है। बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित करना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चे को मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग कराना चाहिए, ये भी ऑप्शन देखिए सदैव की बात नहीं। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान, यानी कि समुचित सम्मान देते हुए और जो आपको लैंग्वेज स्कूल में सिखाना है उसका भी आप यानी मानक भाषा का भी परिचय करा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। अब क्या उद्देश्य है भाई, मतलब कि भाषा सिखाया जाता है, सीखा जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? अपनी बात कहना सीखना भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो भाषा सीखने सिखाने का और उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। और वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए यह चैनल हमेशा कुछ ना कुछ नया ही करेगा। बुद्धिलब्धि स्कोर आमतौर पर शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ सहसंबंधित होता है। क्या कहता है, पूरी तरह से, उच्च रूप से, मध्यम रूप से, निम्न रूप से। तो देखिए दोस्तों बुद्धिलब्धि स्कोर आमतौर पर शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ उच्च रूप से सहसंबंधित होता है। कैसे होता है दोस्तों, तो उच्च रूप से। और दोस्तों यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। आइए फिर आगे बात करते हैं। कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का तात्पर्य से है, बच्चे अपने से कम बुद्धि वाले बच्चों की संगति में सबसे अच्छा सीखते हैं। सहयोगात्मक समस्या समाधान, एक दूसरे के प्रति अलग अलग कार्य, प्रारंभिक स्पष्टीकरण के बाद कठिन प्रश्नों को हल करने में बच्चे का समर्थन न करना। देखिए यह तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रारंभिक स्पष्टी के बाद कठिन प्रश्नों के हल करने में बच्चों का समर्थन नहीं करेंगे, ऐसा वाइगोत्स्की साहब ने कहा है? तो आप कहेंगे कि नहीं। एक दूसरे के प्रति अलग अलग कार्य, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की साहब कहते हैं स्कैफोल्डिंग, सहयोगात्मक कार्य, तो अलग अलग कैसे हो सकता है? फिर कह रहा अपने बच्चा अपने से कम बुद्धि वाले बच्चों की संगति में सबसे अच्छा सीखेगा, ये भी गलत है। बच्चा कब सीखेगा, जब उससे अधिक जानने वाला कोई व्यक्ति हो तब ना उसका सहयोग करेगा तब वो सीखेगा। यानी कि सहयोगात्मक समस्या समाधान किसका है, तो वाइगोत्स्की साहब का दिया हुआ सिद्धांत में सहयोगात्मक संबंध की बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक की बात करते हैं, समुपस्थ विकास के क्षेत्र की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी जेपीडी। यह क्या है, जैसे कि समुपस्थ विकास क्षेत्र का इंग्लिश ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। यानी कि बच्चा कार्य करते करते जहाँ रुक जाता है और उसके बाद जिसके सहयोग से पूरा करता है, तो जो छूत क्षेत्र पर जहाँ पर रुका था उसी को क्या कहते हैं, समुपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी कि हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए प्रेरणा का अनुकूलन करता है? बाह्य कारक, असफलता से बचने की प्रेरणा, बहुत आसान या कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को पूरा करने में व्यक्तिगत संतुष्टि संतुष्टि। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रेरणा का अनुकूलन करता है। बाह्य कारक, प्रेरणा का बाह्य कारक अनुकूलन तो करता है लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। असफलता से बचने की प्रेरणा, बहुत आसान या कठिन कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति, लक्ष्य को पूरा करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। देखिए दोस्तों जो यह प्रेरणा होगी वह बहुत ही टिकाऊ होगी, कि आप किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए टारगेट के रूप में लेते हैं, आप उससे अगर प्रेरित हैं तो वह आपका कार्य जरूर पूरा होगा और यह प्रेरणा प्रेरणा लंबे समय तक यानी मोटिवेशन
लंबे समय तक टिके भी। जैसे कि आप यदि अपने मन में ठान लेते हैं कि हमको सी टेट निकालना है, वो भी अच्छे नंबरों से निकालना है, तो यह प्रेरणा आपके अंदर क्या होगी? यह प्रेरणा आपके अंदर लंबे समय तक टिके रहेगी। और दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन पर कमेंट बॉक्स में एक बात लिखिए कि आप सी टेट में कितना नंबर चाहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो मांगता है वही मिलता है। अगर आप चाहेंगे कि हमको अच्छा नंबर चाहिए तो अच्छा नंबर ही मिलेगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या किसी विद्यालय में लैंगिक भेदभाव से बचने की सबसे अच्छी विधि क्या हो सकती है? अब लैंगिक भेदभाव से बचना है यानी कि लड़के लड़कियों को अलग अलग नहीं दिखाना है किसी भी कार्य के लिए। एक संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों से अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपाती व्यवहार का परासंज्ञान होना, पुरुष और महिला शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव को दूर करने और इसे सख्ती से लागू करने के लिए एक नियम का निर्माण करना। अब देखिए, शिक्षकों द्वारा उसके लिंग पक्षपाती व्यवहार पर परासंज्ञान होना, यानी कि अगर शिक्षक उसके बारे में जानता है तो आपको लैंगिक भेदभाव के बारे में चिंता नहीं होना है, वो सारे चीजों को अपने अनुसार कर लेंगे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक प्रोत्साहन देगा? देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखिए शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या स्मृति का, अनुशासित स्वभाव का, प्रतिस्पर्धी योग्यता का, प्रयोग करने की प्रवृत्ति। तो देखिए शिक्षक में, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में क्या प्रतिस्पर्धा, यानी कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि हर टीचर एक दूसरे से यह सोचे कि वो जैसे पढ़ा रहे उससे अच्छा हम पढ़ाए, बच्चे हमारी बातों को जल्दी समझे। तो किस चीज की बढ़ावा देगा? तो प्रतिस्पर्धा की बढ़ावा देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या छात्रों के पोर्टफोलियो के लिए विषय वस्तु का चयन करते समय भरना है, फिर भरना है, होना चाहिए। छात्र बहिष्करण, अन्य शिक्षकों का समावेशन, छात्र समावेशन, माता पिता समावेशन। तो देखिए छात्रों के पोर्टफोलियो के लिए विषय वस्तु का चयन करते समय छात्रों का समावेशन होना चाहिए। किसका होना चाहिए दोस्तों? तो छात्रों का समावेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, छात्रों का समावेशन। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, सफल समावेशन के लिए क्या को छोड़कर सभी आवश्यकता है। मतलब कि अगर यदि आपको सफल समावेशन कराना है तो आप किसको छोड़ेंगे? कह रहा है कि क्षमता निर्माण, संवेदीकरण, अलगाव, माता पिता की भागीदारी। तो देखिए सफल समावेशन के लिए आप अलगाव को छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो नई शिक्षा नीति है या हम लोग का जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वह किस चीज का? अलगाव का विरोध करती है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा एक शिक्षक निम्नलिखित किस विकल्प को छोड़कर सभी छात्रों के लिए समस्या हल करने का आनंद ले सकता है? अब कह रहा है एक विकल्प को छोड़ना है और बाकी सारे ऑप्शन है जो ठीक है। खुली हुई सामग्री प्रदान कर कर, ठीक बात है। निःशुल्क खेलने के लिए समय प्रदान करके, ठीक है। रचनात्मक सोच के लिए अंतरहीन अवसर प्रदान कर कर, ठीक है। अंतहीन अवसर देना है। छात्रों से पूर्णता की अपेक्षा करते हुए खुद से चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूर्णता आप छात्रों से यह उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह सारी चीजों को खुद ही करेंगे। फिर आपको क्यों रखा गया है? आपको किस लिए भर्ती किया गया है जब सारे काम छात्र खुद ही करेगा? तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 गलत है और हम लोग को गलत उत्तर ही चुनना था। ये फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है क्या कक्षा 3 का एक छात्र 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है, यह एक शिक्षक के लिए क्या दर्शाता है? देखिए आप, वो पढ़ने को तो ठीक पढ़ रहा है लेकिन लिख गलत रहा है। बच्चा कक्षा में चौकस नहीं है और एक लापरवाह श्रोता है। बच्चा एक सावधान श्रोता है लेकिन स्थानीय मान की अवधारणा स्थापित नहीं कर पा रहा है। बच्चा संख्या के व्यंजक के विस्तारित रूप से और संक्षिप्त रूप से भ्रमित है। शिक्षक को स्थानीय मान की अवधारणा तब पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्या सही ढंग से लिखने में सक्षम हो।
देखिए दोस्तों, यह कह रहा है कि मान लीजिए कि आप एक अध्यापक हैं और है ही, मानना क्या है? तो दोस्तों, यदि आप 482 बोलते हैं लिखने के लिए तो सुन तो सही लेता है, लेकिन लिखता गलत है। यानी कि बच्चा एक सावधान श्रोता है। क्या है दोस्तों? बच्चा एक सावधान श्रोता है, लेकिन स्थानीय मान की अवधारणा स्थापित नहीं कर पाता है। जब भी दोस्तों वह अंक संबंधी कोई भी गलती करता है जोड़ने में, घटाने में, तो समझिए कि उसके अंदर स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कौन सी दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होता है? कह रहा है क्या? यह किस प्रकार का प्रश्न है? एक मुक्त अंत प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। कह रहा है एक बंद अंत प्रश्न है क्योंकि इसके उत्तर निश्चित संख्या है। बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीति का सुझाव देता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। बच्चों को संज्ञानात्मक रूप से सोचने में मदद करता है। तो देखिए दोस्तों, कौन सी दो संख्याओं गुणा करने पर 24 आएगा? तो यह खुला है। क्यों? क्योंकि आप यह बात अपने क्लास में पूछते हैं कि बच्चों आप बताइए किन संख्याओं को गुणा करके 24 लाएंगे? तो कोई कहेगा सर हम 12 में और 2 से गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा। कोई कहेगा सर हम 8 में 3 से गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा। कोई कहेगा सर हम 4 में 6 से करेंगे, तो कोई कहेगा सर हम 6 में 4 से गुणा करेंगे। तो यह क्या है दोस्तों? यह मुक्त अंत वाले यानी कि अपसारी है, यानी कि यह डाइवर्जेंट थिंकिंग है दोस्तों। क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है क्या? नेपेथेस यानी घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? देखिए दोस्तों, पौधे भी जंतुओं को खा जाते हैं, ये समझ जाइए। तो कह रहा है कि घटपर्णी, तो यह कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उड़ीसा। तो देखिए, घटपर्णी का पौधा हमारे यहाँ मतलब कि भारत में मेघालय में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा एक पश्मीना शाल सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शाल बुनने में घंटे लगते हैं। कह रहा है कि एक पश्मीना शाल, फिर भरना है, तो एक पश्मीना शाल 6 सामान्य स्वेटर जितना गर्म करता है। कितने दोस्तों? तो 6, और इसको बुनने में 250 घंटे लगते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ईवीएस के जो नोट्स हमारी टीम द्वारा दी जाती है वो बहुत ही कम पन्नों की होती है और उसमें सारे चीजें मतलब कि दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप से आप लोग जुड़िए या टेलीग्राम से जुड़िए, आप लोग को वो नोट्स मिल जाएगा। आप ग्रुप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको नोट्स में नहीं मिला है, तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज या आप मैसेज कर देंगे कि सर सीटेट का नोट्स चाहिए, तभी भी हमारी टीम आपको जैसे खाली होगी तो आपको नोट्स दे देगी। दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी मतलब पे राशि नहीं देना है, आप लोग घबराइएगा मत, सारे चीजें दोस्तों निःशुल्क है, बस आप लोग को चैनल का सपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहे हैं क्या? अल बुर्नी किस देश से आया था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान। तो यह किस देश से आया था दोस्तों? तो उज्बेकिस्तान से। ये ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप इसे भी अपने ध्यान में रखेंगे कि अल बरूनी कहाँ से आया था? तो अल बरूनी आया था कहाँ से? तो उज्बेकिस्तान से आया था। फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है क्या? सीमा हर पाठ को रटने के तरीके से जल्दी सीख जाती है, बल्कि लीना हर पाठ को चर्चा और मस्तिष्क उधेलना के बाद समझती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है? अंतःसंबंध, व्यक्तिगत विभिन्नता, सामान्य से विशिष्ट निरंतरता। देखिए, एक रटने में तेज है और एक समझ कर याद कर रही है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। मतलब कि दोनों में विकास की अलग अलग विभिन्नताएं हैं, एक रट कर याद कर रही है और एक समझ कर याद कर रही है। आप बताइए सीमा और लीना में से कौन अच्छा है? हाँ दोस्तों, आप बताएंगे जरूर, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सीमा अच्छी है या लीना। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन में कौन अच्छा है दोस्तों, आप अन्यथा न ले। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा ईवीएस के अध्यापन की विधियां को छोड़कर निम्नलिखित सभी है।
मतलब जो ईवीएस पढ़ा जाता है हम लोग का पर्यावरण अध्ययन, तो इसमें से किसको छोड़कर सभी सही है। व्याख्यान के माध्यम से व्याख्यान करना, समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित पूछताछ। तो देखिए दोस्तों, समस्या समाधान ये भी सही है, सहयोगात्मक अधिगम ये भी सही है, निर्देशित पूछताछ ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 गलत है। वो भी क्यों गलत है? देखिए दोस्तों, प्राइमरी लेवल पर आप बच्चे को व्याख्यान नहीं कर सकते या व्याख्या मेथड से या लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और लेक्चर मेथड हम लोग के बड़े क्लास में यानी हायर एजुकेशन की विधि क्या है? तो व्याख्यान विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या करें, ईवीएस शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, पुस्तकों और परीक्षणों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, बच्चों की धारणा को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, माता-पिता के विचारों को स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, माता-पिता के विचार को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, सही बात है, लेकिन बालक के बाद ही को ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है। पुस्तकों के प्रशिक्षणों पर विशेष रूप से ध्यान, पुस्तक पर नहीं, पहले हम बाल केंद्रित को ढूंढेंगे, यानी कि बच्चों की धारणा को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। भाषा स्वयं में संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है। देखिए, भाषा केवल संप्रेषण का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि इसका विकास नियम से होता है, लेकिन वास्तव में यह क्रमबद्ध होती है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में यही एक थोड़ा-सा ठीक-ठाक है, तो इसलिए हम लोग इसको अपना उत्तर मानेंगे। आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है, एक ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और गतिविधियों को प्रदान किया जाना चाहिए। क्या? इकाई के अंत में, अध्याय के अंत में, विषय में अंतर्निहित, पुस्तक में अलग-अलग स्थानों पर। तो देखिए, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और गतिविधियों को विषयों में अंतर्निहित प्रदान करना चाहिए। किसमें? विषयों में अंतर्निहित, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? विषयों में अंतर्निहित। आइए फिर हम लोग, दोस्तों आज का हम लोग का सेशन पूरा हुआ और केबीएस पीआरटी के लिए भी हमारी टीम नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न लेकर आ रही है। तो जो भी आपके दोस्त मित्र होंगे, उन्हें आप यह मतलब उन्हें उन तक आप लोगों यह सूचना पहुंचाइएगा। और दोस्तों, आप लोग का यही सपोर्ट हमारी टीम को चाहिए और आप लोग का ही चैनल है, आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। देखिए दोस्तों, पीआरटी का जैसे हिंदी का आ रहा है, वैसे ही पेडागॉजी का आ रहा है। दोस्तों, आप लोग के लिए एक अगला वीडियो आएगा। तब तक दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों जाते-जाते आप लोग शेयर कर दीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मतलब कि मेहनत के आप लोग के लिए हम लोग हमेशा जागरूक रहते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा-सा अपना फर्ज निभाइए, वीडियो को लाइक कर जाइए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।